गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12 का या कक्षा 12 का अध्याय 8 पढ़ा रहे थे हम, जो कि आपका था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसका शायद 10 पार्ट हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके थे। आज 11वां पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ठीक है। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो भी कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, कक्षा 12 का बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, उनके साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ा रहे थे आपको प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, जो कि कहाँ निर्मित होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र में, इम्यूनिटी सिस्टम में होता है। ठीक है। इसमें दो प्रकार का प्रतिरक्षा बताए थे। पहला था सहज प्रतिरक्षा और दूसरा था उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। सहज प्रतिरक्षा क्या था? जो जन्म से ही उसके पास उपस्थित होता है, वो सहज प्रतिरक्षा है। और उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब हुआ जो जन्म के बाद उसके पास निर्माण होता है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया था। इसके बाद हम बताए थे कि सहज प्रतिरक्षा अनेक प्रकार से होते हैं। यह सहज प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है, उसमें विभिन्न प्रकार का या रोगाणुओं को फैलने में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते हैं। वो अवरोध कौन कौन सा था? तो सबसे पहला शारीरिक अवरोध के बारे में बताए थे, उसके बाद कायिकीय अवरोध के बारे में बताए थे, उसके बाद आज तीसरा लेके चलेंगे कोशिकीय अवरोध। तीसरा पॉइंट है आपका कोशिकीय अवरोध। सी पॉइंट देके हेडिंग डालिएगा, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध कहने का मतलब है सेलुलर बैरियर। कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बताए थे कि हमारे शरीर के रक्त में PMNL, इसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पाई जाती है। PMNL पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पाई जाती है। पॉलीमोर्फो PMNL के रूप में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है श्वेताणु, जिसे कहा जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल। इसके साथ ही साथ पाया जाता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इसके साथ ही साथ पाया जाता है मोनोसाइट्स और इसके साथ ही साथ पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। ये सब हमारे शरीर में कोशिकीय के रूप में, कोशिका के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे WBC को क्या कहते हैं आप? व्हाइट ब्लड सेल। यह भी एक प्रकार का क्या है? श्वेत रक्त अणु है या श्वेत कोशिका इसे कहा जाता है। ये क्या करता है? तो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में या रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये तो पता है आपको कि रक्त हमेशा जीव के शरीर में उपस्थित रहते हैं, चाहे वो जन्म से पहले है वो जन्म के बाद हो, हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ये आता है सहज प्रतिरोध में। इसके बाद आता है साइटोकाइन अवरोध। डी में है साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन बैरियर विषाणु संक्रमित कोशिकाएं विशेष प्रकार की प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं विशेष प्रकार की प्रोटीन
जिन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं, जिन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं, स्रावित करती है, स्रावित करती है, जो आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को, जो आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणुओं से बचाता है, आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणुओं से बचाता है। ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइन अवरोध क्या करता है, तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो होती है, वो कोशिकाएं जो विषाणु से संक्रमित हो चुकी है, वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित करती है। जो पहले से संक्रमित है विषाणु से, वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित करती है जिसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। ठीक है, यह इंटरफेरॉन क्या करता है, तो अपने आसपास के सभी कोशिकाओं को इस विषाणु से संक्रमित होने से रोकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है साइटोकाइन अवरोध। मतलब साइटोकाइन कहने का मतलब कि कोशिका के द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन या इंटरफेरॉन के द्वारा जो विषाणुओं को फैलने से रोकता है या अवरोध उत्पन्न करता है, उसे साइटोकाइन अवरोध कहते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लिखाए और 5वां है प्रदाह अवरोध। 5वां है आपका प्रदाह अवरोध। ठीक है, प्रदाह अवरोध क्या होता है, ध्यान से भी देखिएगा कि जब त्वचा में संक्रमण या उत्तक क्षय होता है, जब त्वचा या उत्तक, जब त्वचा या उत्तक संक्रमण से, जब त्वचा या उत्तक संक्रमण से क्षय होता है, तो वहाँ लालपन या तो चकता या तो फुंसी या तो फोड़ा, फुंसी या फोड़ा या तो सूजन हो जाती है, जिससे सूजन हो जाती है, जिससे दर्द महसूस होता है, जिससे दर्द महसूस होता है। इतना आप लोग लिखिएगा पहले। हाँ, जिससे दर्द महसूस होता है एवं वहाँ कुछ स्थानीय क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पे संक्रमण होता है वहाँ के त्वचा और उत्तक संक्रमण से क्षय हो जाता है। क्षय कहने का मतलब वहाँ पे या तो लाल चकता बन जाता है, या तो फुंसी हो जाता है, या फोड़ा हो जाता है, या तो सूजन हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की कोशिकाएं या उत्तक क्षय हो जाती है। ठीक है, इसके आगे फिर लिखिएगा, इसे जो प्रक्रिया होती है, इसे जो क्षय होने की प्रक्रिया होती है, इसे प्रदाह प्रक्रिया, इसे प्रदाह प्रक्रिया कहा जाता है। इसे कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है, प्रदाह प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इससे रक्त कोशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती है, इससे रक्त कोशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती है, रक्त कोशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती है,
जिससे जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं, जिससे जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं, जिससे जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है, संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है। जीवद्रव्य में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीवद्रव्य में क्षीरम नामक, कौन सा, तो क्षीरम नामक, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा या तो इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। जीवद्रव्य में क्षीरम नामक प्रोटीन पाया जाता है, क्षीरम नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए, जो जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए, जीवाणु जब भी स्रावित करेगा तो विषैले पदार्थ को ही स्रावित करेगा, तो जो जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थ को, जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थ को निष्क्रिय, जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। बस ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है प्रदाह अवरोध में, जब त्वचा या उत्तक संक्रमण से क्षय होता है तो वहाँ लालपन या चकता या फुंसी या फोड़ा या सूजन हो जाता है। अब इस सूजन के कारण दर्द भी महसूस होता है, और जब सूजन होगा तो वहाँ का जो उत्तक होता है या कोशिका होता है वो क्षय हो जाता है, जिसे प्रदाह अवरोध का या प्रदाह प्रक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रदाह अवरोध पढ़े हैं, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इससे रक्त कोशिकाएं अधिक पारगम्य हो जाती है। अधिक पारगम्य होने के कारण जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है, और संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर जीवद्रव्य में क्या उपस्थित रहता है, तो क्षीरम नामक प्रोटीन उपस्थित रहता है। अक्षो वाला छी है, क्षीरम नामक प्रोटीन उपस्थित रहता है, जो विषाणुओं द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ को, जो विषाणुओं द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण बीमारी नहीं फैल पाता है। ठीक है, तो ये सभी थे जो 5 हम लोग पढ़े। कौन कौन सा, तो पहला शारीरिक अवरोध, दूसरा कायिकीय अवरोध, तीसरा कोशिकीय अवरोध, चौथा साइटोकाइन अवरोध और 5वां प्रदाह अवरोध। ये सभी अवरोध कौन से, ये सभी अवरोध किस प्रतिरक्षा के थे, तो ये सब सहज प्रतिरक्षा के थे। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। चलिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा उपार्जित प्रतिरक्षा। जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा में हम बताए बउआ कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद निर्मित होता है। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा में जन्म के साथ ही था, और उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद निर्मित होता है। ठीक है,
तो उपार्जित प्रतिरक्षा में हम लोग पढ़ेंगे यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद निर्मित होने वाली, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद निर्मित होने वाली प्रतिरक्षा है, निर्मित होने वाली प्रतिरक्षा है जिसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, जिसे विशिष्ट, जिसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद निर्मित होने वाली प्रतिरक्षा है जिसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा स्टार देकर, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जब पहली बार, हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक का, किसी रोगजनक का सामना होता है, हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक का सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, तो यह एक अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता, जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक का जब, अब ध्यान दीजिए क्या कहा, सब जब हमारे शरीर में पहली बार किसी रोगजनक का सामना होता है तो वह एक अनुक्रिया करता है। पहली बार जब रोगजनक का सामना होता है तब वह एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न अनुक्रिया या निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या तो प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन वह रोगजनक जब दूसरी बार अनुक्रिया करता है तब उसे उच्च तीव्रता की अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, पहली बार किया तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया, और जब वह दूसरी बार करेगा तो उच्च तीव्रता की अनुक्रिया कहा जाता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, रोगजनक का जब हमारे शरीर में, रोगजनक का जब हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश होता है, हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश होता है, रोगजनक का जब हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश होता है तो यह उच्च तीव्रता की, तो यह उच्च तीव्रता की या द्वितीयक अनुक्रिया, उच्च तीव्रता की अनुक्रिया या द्वितीयक अनुक्रिया करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखे, हमारे शरीर में जब पहली बार इस रोगजनक का सामना होता है तो यह अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन जब उसी रोगजनक का हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश होता है तब वह उच्च तीव्रता की अनुक्रिया या तो द्वितीयक अनुक्रिया करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं
एवं उसका क्या कार्य होता है और वह कितने प्रकार से होता है। जैसे बी एवं टी लिम्फोसाइट होता है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।